किसी भी इनोवेशन का जो पहला यूजर होता है वो क्रिमिनल होता है। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में 80% क्राइम, साइबर क्राइम हो जाएगा। वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com। आप उस पर जाएंगे तो हर सेकंड वो एक नया ह्यूमन फेस जनरेट करता है। वो वेबसाइट ऑलरेडी 7.5 बिलियन से ज्यादा फेसेस जनरेट कर चुकी है, पर उनमें से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं देवी और सज्जनों अमित दुबे जी, ऑथर होने के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकिंग के क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी हैं। पर आज भी जब मैं कहीं बोलता हूँ और ये चीजें बताता हूँ तो पता होता है किसी को कुछ नहीं पता। किस स्केल पे साइबर क्राइम हो रहा है हमारे चारों तरफ। हर 10 में से 2-3 लोग ट्रैप हो चुके हैं। गृह मंत्रालय का पोर्टल है जहां पर हम साइबर क्राइम की कंप्लेन करते हैं, उस पर हर दिन 7 से 8 हजार कंप्लेन आते हैं। ईमेल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग एंड कॉल स्पूफिंग, ये 3 बहुत पावरफुल अटैक वेक्टर्स। आप ही के लाखों करोड़ों रुपए आप ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस हद तक आपका दिमाग कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। आपको डर नहीं लगता? सर डर लगता है, हम सलमान खान थोड़ी ना। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गुड गोबर शो। और ये वो शो है जो शायद आपकी नींदें उड़ा देगा, बट ये सिर्फ नींदें नहीं उड़ाएगा, ये आपको और आपके पूरे परिवारजनों को बहुत एजुकेट करेगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कंटेम्प्रेरी, बहुत टॉपिकल एंड वेरी हाईली रिस्की थिंग्स अराउंड योर लाइफ दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। So the topic of today is cyber crime. Please join me in welcoming none other than India's poster boy of cyber crime. And now I don't know, what do I say? Is it cyber crime expert, cyber crime solution, cyber crime investigator? Investigator. Oh, investigator is a cool name. Yes. So, ladies and gentlemen, on my right, we have Amit Dubey. Amit, welcome. Thank you, Nishant. Thank you so much for having me on your show. बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं अमित, कि साइबर क्राइम होता क्या है और साइबर क्राइम क्या नहीं होता है। अगर आप वहाँ से एक बार थोड़ा शुरू करेंगे ताकि हम एक रीसेट सा हो जाएंगे इस टॉपिक को लेके। देखिए, मैं आज के दौर में साइबर क्राइम को कुछ अलग नहीं मानता। आजकल कोई भी क्राइम ऐसा नहीं है जिसमें साइबर वर्ल्ड इंगेज नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइफ का हम 60 से 70% मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कहीं जाना आना है, उसकी बुकिंग है, हर चीज़ कुछ हद तक सिमट कर साइबर वर्ल्ड में आ गई है। तो यदि कोई भी क्राइम आपके संग होगा तो उसके कुछ फुटप्रिंट्स, उसके कुछ ट्रेसेस वहाँ छूट जाएंगे। तो आज की डेट में मर्डर मिस्ट्री हो, कोई मर्डर का केस आता है वो भी मैं साइबर से ही सॉल्व करता हूँ। किडनैपिंग हो वो भी मैं साइबर से ही सॉल्व करता हूँ। फाइनेंशियल फ्रॉड भी साइबर से सॉल्व करता हूँ। तो मेरे लिए साइबर क्राइम कोई अलग वाला क्राइम नहीं है। मेरे लिए एनी क्राइम वुड हैव सम साइबर ट्रेसेस एंड साइबर वेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे ख्याल से मैं कोई भी क्राइम जो आजकल हो रहा है उसको साइबर क्राइम इसलिए बोल देता हूँ, और लोगों को तब पता पड़ता है जब हम इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल तक पहुंचते हैं कि अरे इसका रीज़न तो साइबर वर्ल्ड में था। हमें एक बॉडी मिलती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और पता पड़ता है उसका कारण साइबर वर्ल्ड में था। एंड आई हैव सीन सच सिचुएशंस। अब जब वो FIR हुई होगी तब थोड़े ना उसको एज ए साइबर क्राइम रजिस्टर किया गया होगा, वो बाद में खुलना शुरू होता है। तो पहले तो ये डिफरेंस मैंने ख़त्म कर दिया। लोग एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन बना के चलते हैं कि आपका डेटा चोरी हो जाए, मोबाइल हैक हो जाए, पैसे निकल जाएं, से पैसे ट्रांसफर, सोशल मीडिया कोई आपको डिफेमेशन कर रहा है, क्लोनिंग हो जाए, इंपर्सोनेशन हो जाए, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए, इन सबको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। पर मेरे लिए इसके बियॉन्ड भी कोई क्राइम है, वो भी इसी वर्ल्ड के थ्रू हो रहा है। और थोड़ा अगर आप स्टैट्स बता पाएं टू एस्टैब्लिश कि किस एक्सटेंट पे साइबर क्राइम का हमारे इर्द गिर्द मौजूदगी है और कितना इंटेंसिटी और किस स्केल पे साइबर क्राइम हो रहा है हमारे चारों तरफ। देखिए, आज की डेट में मैं कहीं पर भी कोई सेशन लेता हूँ और उसमें 500 लोग बैठे हैं और मैं उनसे कहूँ आप में से किसके संग साइबर क्राइम हुआ है या किसी ने कोई बच गया, तो ऑलमोस्ट 30-40% लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो मान के चलिए कि हर 10 में से 2-3 लोग ट्रैप हो चुके हैं। और जो गृह मंत्रालय का पोर्टल है जहाँ पर हम साइबर क्राइम की कंप्लेन करते हैं, उस पर हर दिन 7 से 8 हजार कंप्लेंट आती हैं। 7 से 8 हजार कंप्लेंट आती है हर दिन आती हैं, जो ऑनलाइन रजिस्टर होती हैं। हर व्यक्ति कंप्लेन भी नहीं करता। तो जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं मैं उनका डेटा बता रहा हूँ आपको कि 8 हजार कंप्लेन आ रही हैं। उसके हिसाब से आप मान के चलिए 2-2.5 लाख कंप्लेन महीने की हो जाती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद 24-25 लाख कंप्लेन साल की हो जाती हैं। ये तो वो कंप्लेन है जो रजिस्टर्ड हैं, जो पोर्टल पर आ रही हैं। जो NCRB का डेटा है, ये करीब 22,000 करोड़ का डिस्प्यूटेड अमाउंट है।
22,000 करोड़ का हुआ साइबर क्राइम का लास्ट ईयर। मेरा अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ का ये पूरा नेक्सस है, ऑर्गेनाइज रैकेट है। क्योंकि जब किसी भी क्राइम में इतना पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और आसानी से आप कमा पा रहे हैं, तो वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स खड़े हो जाते हैं। तो सिस्टम अपने आप में सपोर्ट करने लगता है। तो जो पहले एक हॉटस्पॉट था जिसको हम जामताड़ा बोलते थे, आज ऐसे 35 हॉटस्पॉट है। मेवात, अलवर, नूह, औरंगाबाद, आपके कोलकाता के कुछ रीजन्स हॉटस्पॉट हैं। ये नॉन हॉटस्पॉट है। मतलब जब भी हम ट्रेस करते हैं तो क्रिमिनल वहाँ आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ से कॉल आई थी, यहाँ है। उसको पकड़ने के लिए और भी प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन ऐसे 35 हॉटस्पॉट ऑलरेडी हैं। मुंबई के सबब में भी हैं, मथुरा में हैं, यूपी के कई सारे एरियाज़ हैं और फैल गए। और इनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। मैं आपको एक जानकारी दूं कि फ़्लाइट जाती है, लोगों को नाइजीरिया लिया जाया जाता है ऑफिशियली, उनको ट्रेन करने के लिए साइबर क्राइम क्रिमिनल बनाने के लिए। वाओ। अभी लाओस जो एक जगह है जी, थाईलैंड के पास, कंबोडिया के पास, वहाँ पर साइबर स्लेवरी होती है। तो इंडिया से लोगों को जॉब्स के नाम पर ले जाते हैं और पासपोर्ट छीन लेते हैं और फिर वहाँ पर 24 माले की एक बिल्डिंग है जहाँ पर कॉल सेंटर चल रहे होते हैं। इनको खाना नहीं दिया जाता, उनसे 24 घंटे साइबर क्राइम कराया जाता है कि आप फ़ोन कीजिए, लूटिए और आपका आज का टारगेट ही है। तो अभी इंडिया ने कई लोग रेस्क्यू किए, करीब 150 लोग रेस्क्यू किए वहाँ से। पर ऐसी चीज़ें इस हद तक घुस चुकी हैं सिस्टम में कि अब ये उतना लाइटली नहीं रहा कि कोई एक 12-13 साल का बच्चा आपको लूट रहा है या 18 टीनेज लूट रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट बन गया है और इससे लड़ने के लिए अब एक सिस्टम खड़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारी करंट पुलिसिंग सिस्टम है वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उसको कभी इस तरह की ट्रेनिंग मिलती भी नहीं है कि आप कंप्यूटर पर बैठ के क्राइम सॉल्व करेंगे। फील्ड जॉब के लिए ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। तो जब उनको कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और सीखिए, तो उनके लिए उनके पास मोटिवेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक पैरेलल पुलिसिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो सिर्फ इस मैंडेट के संग आए कि आपका काम ही ये होगा। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में 80% क्राइम सिर्फ साइबर क्राइम हो जाएगा। लोग सड़क पर बैठकर गन दिखाकर आपको नहीं लूटेंगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं गन दिखा के लूटता हूँ या चाकू दिखा के लूटता हूँ, एक सीसीटीवी देखता है, मेरा मोबाइल पर रिकॉर्ड आ जाता है, 50 चीज़ें होती हैं जहाँ से मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो मैं क्यों ना लाओस में बैठ के लूट लूँ। ईजी है, स्केलेबल है जी, क्योंकि आप पूरे इंडिया को टारगेट कीजिए, पूरे वर्ल्ड को टारगेट, एसओपी बनाइए, तो ये होगा। और इसके लिए आज ही स्टेप उठाने की ज़रूरत है, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। बट ये जो मेरे घर में ऐसा हुआ है और ये करीबन 4-5 साल पहले की बात है। पिताजी ने बहुत नया पेटीएम डाउनलोड किया था और किसी ने मेरे मदर के स्कूल के टीचर को इनेक्ट करते हुए बात किया और करीबन 23-24 हज़ार के आसपास चले गए। वो नंबर भी आ गया मेरे पास, मैंने फ़ोन किया और मैंने 5-6 बार ट्राई किया और थोड़ा गिव अप मार दिया मैंने। क्योंकि एक सबसे पहले थॉट ये था कि अब ये इस अमाउंट के लिए मैं कितना एफर्ट मारूं। ये समझ में आ रहा था वो दिल्ली का बंदा नहीं है। एंड ही सेड कि मैं बैठा हूँ कानपुर में, आ जाओ, क्या उखाड़ सकते हो आप। तो मैं दंग रह गया था कि, और ये बिल्कुल समझ में आ रहा था मुझे कि ये मेरा एक केस डेफिनेटली स्केलेबल है। तो ये किससे जब आते तो क्या होता है इस टाइप के? देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था। पहली चीज़, जब हम इस तरह के केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं और सिम कार्ड का सबसे पहले KYC मांगते हैं जी, क्योंकि साइबर क्राइम बिना 3 चीज़ों के नहीं हो सकता। एक बैंक अकाउंट जी, मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड, ये 3 चीज़ें चाहिए। इसमें से 2 चीज़ें जब आप खरीदते हैं तो आपको KYC कराना पड़ता है। बैंक अकाउंट का KYC बिल्कुल, सिम का भी होता है। मोबाइल फ़ोन हो सकता है आपने चोरी का ले लिया हो, तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। जब एक कॉल आ रहा होता है कि यार ये किसी का तो है, करेक्ट, पकड़ा तो जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम किसी दूसरे के नंबर पे भी सिम ले सकते हैं, किसी दूसरे के नंबर पे भी बैंक अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। और ऐसा होता है क्योंकि हर बार जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं पता पड़ता है कि जो सिम है वो कलकत्ता में किसी सब्जी वाले के नाम पर है, जो बैंक अकाउंट है वो उड़ीसा में किसी किसान का है और उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट चल रहा है, सिम चल रहा है। तो आप पकड़ेंगे किसे? उन दोनों को पकड़ नहीं सकते। हमारे पास आती है सिर्फ लोकेशन कि ये बंदा अलवर के पास इस जगह बैठ के कॉल कर रहा था। वो लोकेशन भी उसकी नहीं होती, वो लोकेशन भी बदलता रहता है क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज होते हैं। तो एक दिन यहाँ बैठ के कॉल करके लूटेगा, अगले दिन मथुरा आ जाएगा, फिर वो फरीदाबाद आ जाएगा और वो किसी बॉर्डर एरिया में। तो इस लेवल का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है पूरा। आप देखेंगे हॉटस्पॉट हमेशा किसी बॉर्डर एरिया में बनते हैं, अच्छा, ताकि वो अपना लोकेशन बदलते रहें। तो पुलिस को हार की एक लोकेशन मिलेगी, वो लोकेशन पे भी कोई नहीं मिलेगा और वो घर से बैठ के कॉल कभी नहीं करेंगे। घर से 50 किलोमीटर बाहर जाकर किसी खेत में बैठ के कॉल करेंगे या अबंडेंट कोई एरिया होगा। तो ना लोकेशन उनकी है, ना उनका कोई KYC है। अब
इन्वेस्टिगेशन में बचा आपका पैसा, कि पैसा तो कहीं गया था, तो वो कहाँ गया? कहाँ गया? तो जिस अकाउंट में पैसा जाता है उस अकाउंट से पैसा फिर आगे बढ़ता है। फिर जो वो आगे पैसा बटा 3-4 अकाउंट में, वो एक अकाउंट कहीं उड़ीसा का है, कोई औरंगाबाद का है, तीसरा राजस्थान का है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पुलिस या तो तीनों जगह जाए, पकड़े, उनके KYC निकलवाए, और ये इतना फास्ट मूव होता है पैसा कि 2 घंटे के अंदर उन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद उनके नाम पर अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई गेमिंग करेंसी खरीद ली जाएगी। अच्छा, जैसे ही आप गेमिंग करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, पैसा एनोनिमस हो जाता है। अब उस पैसे का कोई ट्रेस नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड मैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर किसी को भी भेज दूँ, नाइजीरिया में भेज दूँ, सिंगापुर भेज दूँ, वो मुझे खरीद के लेगा और मुझे पैसे दे देगा। सो आई हैव siphoned this money easily to any other country. and you lost the link. पैसा भी खत्म हो गया, अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते Trail आप, भी नहीं और है। ट्रेल भी नहीं है। क्योंकि उसके बाद उसने क्या किया, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदा। अमेजॉन से हम पूछते हैं इसका बेनिफिशियरी कौन है, भाई कोई तो यूज़ कर रहा है, वो कहते हैं साहब नाइजीरिया में बैठा है, जाओ पकड़ लो। बेनिफिशियरी को पकड़ लिया तो कहता मैं तो टेलीग्राम पे खरीदा है। अब टेलीग्राम पे किससे खरीदा, वो एनोनिमस है। टेलीग्राम तो एनोनिमस फीचर देता है ना, कि यू कैन Correct. बी एनोनिमस, या Correct. डिस्कॉर्ड पे खरीदा या डार्क वेब पे खरीदा। जी। तो ये सिस्टम में आप देखिए इतने गैप्स हैं कि जिसकी वजह से पूरा फुल प्रूफ प्लान बन जाता है और ये पैसा निकल जाता है। और अभी ये नया ट्रेंड सुनने में आ रहा है, डीप फेक। इसके बारे में थोड़ा बता पाएं, किस हद तक ये घुस चुका है, और अगर कोई स्टोरी या कोई एनेक्डोट यू कैन शेयर विद अस। देखिए, डीप फेक जब जेन AI स्टार्ट हुआ तब जी, उससे पहले हम सोचते थे कि जो AI है वो सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकता है, करेक्ट। चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकता। तो काफ़ी डिबेट्स चलती थी कि AI ना कहानी नहीं लिख सकता, कविताएं थोड़ी ना लिख लेगा, म्यूजिक थोड़ी ना क्रिएट कर लेगा, एक्टिंग कैसे कर लेगा। सो पीपल यूज टू डिफेंड कि नहीं, AI विल हैव अ लिमिट। अब AI गाने भी गा रहा है, किशोर कुमार की आवाज़ में सारे नए गाने, पुराने गाने बन रहे हैं, चल रहे हैं लोग जी। AI कहानियाँ लिख रहा है, AI एक्टिंग कर रहा है, AI वो सारी चीज़ें कर रहा है जो अभी तक इंसान सोचता था कि हम ही कर सकते हैं, Correct. और बेटर कर रहा है। प्लानिंग करना, ये करना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आई, एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com। अच्छा। आप उस पर जाएंगे तो हर सेकंड वो एक नया ह्यूमन फेस जनरेट करता है, और ये जो ह्यूमन फेसेस हैं आप देख के कह ही नहीं सकते कि ये AI जनरेटेड है। मतलब दे लुक लाइक विद इमोशन, इतना उनमें इमोशन होगा, और इतने प्यारे बच्चे का भी होगा, हर एज ग्रुप के होंगे, हर Really? एथनिसिटी के होंगे। यू कैन गिव सेटिंग्स एंड विल जनरेट। वो वेबसाइट ऑलरेडी 7.5 बिलियन से ज़्यादा फेसेस जनरेट कर चुकी है। 7.5 बिलियन, मतलब जितने लोग अर्थ पर हैं उससे ज़्यादा AI फेसेस अर्थ पर हैं। उनके नाम पर फेसबुक चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहे होंगे, कुछ फेसेस के नाम पर, नॉट एवरी फेसेस। अभी एक पीजेंट हुआ, ब्यूटी पीजेंट, जिसमें AI फेसेस के बीच में कॉन्टेस्ट था और बड़ा अच्छा प्राइस था, लास्ट वीक ही हुआ। ये कहाँ, इंडिया में हुआ? नहीं, बाहर कहीं था, हाँ जी। UK या कहीं। और उसके जो क्राइटेरियाज थे कि जो फेसेस हैं वो AI फेसेस हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उनके वीडियोस भी हैं, शॉर्ट वीडियोस, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, किस तरह से उनको मार्केटिंग में यूज़ किया जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, और पर में से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ट्रेंड ऑलरेडी चल पड़ा। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड आएगा वो है कि मैं आपका ही क्यों ना डीफेक बना लूँ, मैं इनका ही क्यों ना वॉइस क्लोन कर लूँ, और इतना क्योस क्रिएट कर दूँ सिस्टम में कि कौन सच है कौन झूठ है ये संभव ही ना हो पाए देख पाना। और ऐसा इलेक्शन में ऑलरेडी हुआ, बिल्कुल। भर भर के लोगों के वीडियोस बनाए गए। हर दिन मुझे एक वीडियो आता था कि साहब ये देख लीजिए डीप फेक है कि ओरिजिनल है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई ऐसे फ्री टूल अवेलेबल नहीं थे तो लोग हिचकते भी थे। वैसे ही कुछ है फ्री टूल, मैं बाद में आपको दूंगा तो आप डाल दीजिएगा जी। लेकिन ये जो क्लोनिंग की पावर जैसी क्रिमिनल को मिली, चैट GPT जिस दिन लॉन्च हुआ उसके 1 हफ्ते पहले फ्रॉड GPT लॉन्च हो गया था डार्क वेब पे। फ्रॉड GPT, जिसमें आपको फ्रॉड की टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप बंदे का प्रोफाइल दे दीजिए, बता देगा कि ऐसे बंदा ट्रैप हो जाएगा, इसकी ये कमजोरियाँ। वॉर्म GPT उसके 1 हफ्ते बाद आ गया, जिसमें मेलवेयर लिख सकते हैं आप। जो मेलवेयर लिखने में आपको 3-4 महीने लगते थे वो आप 1 सेकंड में 2 मिनट में लिख लेंगे और हैक कर सकते हैं डिवाइसेस। तो GPT या जेन AI जो आया वो सिर्फ पॉजिटिव यूज़ के लिए नहीं आया। हमेशा किसी भी इनोवेशन का जो पहला यूज़र होता है वो क्रिमिनल होता है। कोई भी इनोवेशन आप देखना जो दुनिया को बदलने के लिए हुई, सबसे पहले वो किसी नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ होती है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं उसको रोको। अब AI का भी वही हाल है। तो क्लोन वॉइस करके लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं, डीप फेक कंटेंट जनरेट करके कॉर्पोरेट्स को लूटा जा रहा है। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं सबके डीप फेक वीडियोज़ बन चुके हैं कि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके फेसेस यूज़ हो रहे हैं।
सचिन तेंदुलकर के नाम से एक बैटिंग ऐप बेची जा रही थी, ओह माय गॉड। इलीगल थी जबकि वो। तो अब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो लोग फंस भी गए क्योंकि एक क्रेडिबल फेस देख रहे हैं। बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ के संग भी हो रहा है, और बड़े उनकी आवाज़ भी होती है, उनके फेसेस भी होते हैं। तो ये तो है कि एक अलग तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई क्रिमिनल को, लोगों को लूटने के लिए। बहुत पावरफुल है। आपके वाइफ की आवाज़ में या पेरेंट की आवाज़ में कॉल आ जाए आपको, और उनके ही नंबर से आ जाए, और अचानक हेल्प मांगी जाए, तो आप पहले उनकी KYC करेंगे या तुरंत हेल्प करेंगे? बिल्कुल। कि साहब पहले आप कोड बताइए, पहले आप ये बताइए। ऐसा तो कोई करेगा नहीं, तुरंत आप पैसे दे देंगे। इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। आप ही के नंबर से किसी को भी कॉल किया जा सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। कॉल स्पूफिंग। हाँ। सो ईमेल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग एंड कॉल स्पूफिंग, ये 3 बहुत पावरफुल अटैक वेक्टर्स हैं। किसी के भी व्यक्ति के नंबर से कॉल किया जा सकता है किसी को भी। एक भाई साहब अभी तिहाड़ जेल में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल लगाते थे लोगों को। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन पब्लिक समझ जाएगी। अभी DGP UP के नंबर से कॉल जाते थे लोगों को। अच्छा जी। कि DGP साहब बोल रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन जाते थे। तो ये लगातार हो रहा है, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता। अचानक से उनके संग जब ऐसा होता है तो ट्रैप हो जाते हैं। और ये शुरुआत है। तो आवाज़ भी यदि उसी की है, नंबर भी उसी का है, तो फिर चांसेस कि आप फंस जाएंगे बहुत ज़्यादा है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, यदि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप तुरंत कॉल बैक करें। क्योंकि व्यक्ति उस नंबर से कॉल कर सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा। मैं आपके ईमेल से ईमेल कर सकता हूँ, पर ईमेल रिसीव नहीं कर सकता। तो आप तुरंत कॉल बैक करके वेरीफाई करें कि उसी ने किया नहीं किया। इतना सा करना है, लोग नहीं करते, और अर्जेंसी दिखाते हुए जो हेल्प मांगी जाती है वो फॉलो कर लेता है। और ये जो अटैक्स आ रहे हैं, जो हब्स हैं, इंडिया के हब्स जैसे आपने बताए, ये बाहर कौन से कंट्रीज़ और कौन से सिटीज़ हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ओरिजिनेट? देखिए, साइबर क्राइम ग्लोबली बहुत बढ़ गया है, बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अभी, तो वहाँ पर भी कंसर्न यही था। UK में बहुत तेज़ी से कंसर्न है, पर वहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न हैं। चाइल्ड ग्रूमिंग है, सोशल मीडिया क्राइम्स हैं, बच्चों से रिलेटेड क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। यूरोप में मेनली, इसलिए वहाँ पर जो कंसर्न है उधर ज़्यादा है जी। जो IRS कॉल सेंटर वाले क्राइम थे, जिसमें जो इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम होता है US का, या उसको इम्पर्सोनेट करके कॉल जाते थे, तो इस तरह के क्राइम वहाँ होते हैं कि आपने टैक्स का कोई आपका लूपहोल पाया गया है, कोई डिफ़ॉल्टर है यहाँ पर, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, डरा के पैसे मंगाना। ये सारे क्राइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और ये दूसरे देशों से होते हैं हमेशा। जो कॉल आएगी वो कहीं और से आएगी, और ये सिस्टम बड़ा जो टेक्निकली ये पॉसिबल है कि मैं कहीं भी बैठ के किसी भी नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। तो आपको इंडिया का ही नंबर दिखाई देगा यदि इंडिया में मैं आपको लूट रहा हूँ, पर मैं कहीं भी हो सकता हूँ। तो इस वजह से साइबर क्रिमिनल जो है वो ग्लोबली अपना रीच बना रहे हैं, और उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो रहा है। जो जिस तरह के क्राइम से मैं और आप परेशान ज़्यादातर होते हैं, जिसको हम जामताड़ा स्टाइल क्राइम होते हैं, और जामताड़ा को लोगों ने एज ए सिनोनिम ले लिया साइबर क्राइम का। हाँ। मैं किसी के संग बैठा हुआ था और मेरे से बोलता है कि सर ऐसा हुआ कि इनको कॉल आया और उसके बाद इसको QR कोड भेजा और फिर इनके संग जामताड़ा हो गया। तो जामताड़ा भी नाउन वर्ब कन्वर्ट हो चुका, वर्ब बन गया कि जामताड़ा हो गया इनके संग। मैं समझ गया कि क्या हो गया। तो जब आप किसी पे भरोसा करके कोई गलती करते हो, इसको हम जामताड़ा बोलते हैं। वो मेरे ख्याल से इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में खुराफाती लोग बहुत हैं। मैं आपको अभी 12 तरीके ऐसे बता सकता हूँ जी, जिससे आप किसी का भी OTP चुरा सकते हैं बिना उसका फ़ोन टच किया। ओके। और ये सारे तरीके मैंने बच्चों से और टीनेज किड्स से सीखे। तो आप सोचिए कि इसके लिए कोई बहुत PhD करने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे, और मोस्टली जो क्रिमिनल है ये टीनेज ही हैं, टीनेजर्स ही हैं। जब इनको हम पकड़ते हैं तो 16, 17, 18 साल की उम्र होती है, तो इनको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि आप इनको जेल में नहीं रख सकते जी। जुवेनाइल हैं, तो वो लीनियंसी भी इनको दी जाती है, इस वजह से भी क्रिमिनल बढ़ते हैं। तो जो इनके मास्टरमाइंड है वो जानते हैं, वो जानबूझ के टीनेज किड्स को इंस्पायर करते हैं कि आओ इजी पैसा है और आप छूट भी जाओगे। तो ये सारे लूपहोल्स हैं सिस्टम में। पर अच्छी बात यह है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वी हैव टेकन मेनी एग्रेसिव स्टेप्स नाउ। RBI की गाइडलाइंस जो आ रही हैं, या जो बैंकों को, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं साइबर क्राइम करने के, हम उसको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिम कार्ड इजीली ना मिले, बैंक अकाउंट इजीली ना क्रिएट हो, और फ़ोन भी हमने ब्लॉक किए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अभी फ़ोन ब्लॉक किए गए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो चोरी के फ़ोन होते हैं, क्योंकि चोरी के फ़ोन ही इस्तेमाल करते हैं, वो सारे ब्लॉक किए गए।
अच्छा। उसके लिए एक वेबसाइट है tefcop.sancharsathy.gov.in, TEF TAFCOP। इस पर आप जाएं, यदि आपका फ़ोन चोरी हो गया है आप तुरंत जाके उस पर ब्लॉक कर सकते हैं। वो अच्छा। फ़ोन कभी कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। जब आपका फ़ोन मिल जाए तो आप उस पर दोबारा उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके। दूसरा, आप tefcops.sancharsathy.gov.in पर जाएं और ये भी चेक करें कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो उस पर आप अपना आधार कार्ड डालेंगे तो बता देगा कि आपके आधार कार्ड से 4 सिम कार्ड और चल रहे हैं। और वहीं पर आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि मुझे ये सिम कार्ड मेरा नहीं है, किसी और ने ले रखा है मेरे नाम से, इसको मेरे आधार कार्ड से डीलिंक कर दिया जाए। यदि वो डीलिंक होगा तो वो कल ब्लॉक भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव हैं ऐसे जो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमाइज किया जाए और पावर कम की जाए। एक थॉट आता है मेरे मन में अमित कि कहीं ना कहीं क्योंकि हम सबको कन्वीनियंस चाहिए और हम टेक्नोलॉजी से हमेशा सोचते हैं कैसे और सुस्त हो जाएं और कैसे कम स्टेप्स में हो जाए, और उस चक्कर में हम अपना डेटा, हमारे बहुत सारे पर्सनलाइज बिहेवियर को एक्सपोज करते हैं। क्या आपको लगता है ये देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अस letting so many applications and so many devices know our personal behavior and जिसकी वजह से हमारी vulnerability बढ़ती रहती है on the crime attacks that can happen on us? Definitely. देखिए, मैं हमेशा एक कोट यूज़ करता हूँ कि we all are the product of the data that has been fed to us since our birth. हम सब AI की तरह हैं। AI कैसे ट्रेन होता है, उसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है जी, और उसके बाद डीप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू उस डेटा से वो न्यूरॉन्स ट्रेन होते हैं और इवेंचुअली वो इंटेलिजेंट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन काम करता है। वी आर कंज्यूमिंग डेटा पॉइंट्स एवरी डे एवरी सेकेंड एंड इवेंचुअली जिसने ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर लिया वो ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखने लगता है। जी। आपने एक सब्जेक्ट में 2 किताबें मेरे से ज़्यादा पढ़ ली तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। जो हमारा इंटेलिजेंस मापने का तरीका है उससे। जी। इस चीज़ को क्रिमिनल बड़े अच्छे से जानता है। वो जानता है कि आप इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हो, डेटा से। मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता तो आज में कुछ और होता। कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता और जिंदगी भर बोलता कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। और 50 साल के बाद कोई मुझे बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं हूँ कौन। अभी तो जो आप हो उस डेटा का प्रोडक्ट हो जो आपको दिया गया। आपकी जगह कोई और होता, उसको वही डेटा पॉइंट्स मिलते तो वो वही बन जाता। सो वी ऑल आर लिविंग अवर डेटा। मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं अमित हूँ, मैं अमित का डेटा हूँ, मैं अमित नहीं हूँ या आप निशांत नहीं है। और हम जिंदगी भर ये चीज़ सोचने की कोशिश नहीं करते, हम उस डेटा को जीते रहते हैं और उस पर प्राउड करते हैं या जो भी हमारी भावनाएं हैं जुड़ जाती। अब क्रिमिनल इसको कैसे यूज़ करता है? उसको पता है कि आपका सारा खेल डेटा का ही है और आपका डेटा बहुत सारे सोर्सेज से बाहर निकलता है। आपके फ़ोन में ऑन एन एवरेज 75 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपका डेटा बाहर ले जा रही हैं, क्योंकि सब फ्री है। व्हाट्सएप 2009 में स्टार्ट हुआ, 2013 में बिक गया। कितने में बिका? 19 बिलियन डॉलर। 19.3 बिलियन डॉलर। 3 साल के अंदर 19.3 बिलियन डॉलर फॉर एन ऐप विच इज़ फ्री, जो आज भी पैसा नहीं ले रही आपसे। वीचैट जब इंडिया में बैन हुआ, चाइनीज़ एप्लीकेशन 2019 में, उसकी वैल्यूशन क्या थी टेंसेंट की? $500 बिलियन। 500 बिलियन डॉलर्स, जो उसकी पेरेंट कंपनी है टेंसेंट। हाँ जी। और पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 250 बिलियन। उससे डबल एक चैट एप्लीकेशन है जो फ्री है। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26 रिचेस्ट पर्सन। टिकटॉक क्या कोई लाइफ सेविंग ड्रग बनाता है? ऐसा क्या है जिसके बिना हम जी नहीं सकते? क्यों वो इतना रिच है? डेटा। ये सब आपका डेटा ले रहे हैं, इस वजह से उस डेटा की वैल्यू है। हमें अपने डेटा की वैल्यू ही नहीं पता, हम दिए जा रहे हैं डेटा। तो पहले तो हमें डेटा की वैल्यू समझ में जब तक नहीं आएगी हम हर परमिशन देते रहेंगे। जब कोई आपसे कहता है ये एप्लीकेशन है, क्या करती है साहब ये आपका स्कैन करके शेयर कर सकते हो, सब दे दो, इसको कैमरा भी दे दो, माइक्रोफोन भी दे दो, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी दे दो, बैंक भी दे दो और पासवर्ड चाहिए वो भी दे दो। हमारी सोच ये रहती है, क्यों? क्योंकि वो फ्री है। पर जो आप दे रहे हो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। जो आप दे रहे हो आपने एक्चुअली सब कुछ दे दिया आपको। अब ये जो दिया है उससे क्या होगा मैं आगे बताता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाएं, फेसबुक सर्च करें और आप ग्राफिक्स में दिखाइएगा ऑडियंस को। प्ले स्टोर पर फेसबुक, मैं फेसबुक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर किसी के फ़ोन में जी आप कोई भी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। और मैं कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये फेसबुक ने खुद एक्सेप्ट किया। वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि फेसबुक आपके फ़ोन से क्या क्या डेटा लेता है। क्या आपने देखा, कभी चेक किया फ़ोन में जाके? कभी नहीं देखा। तो अब आप प्ले स्टोर पर जाएं, फेसबुक पर जाएं और फेसबुक क्लिक करके नीचे सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट दे देगा कि क्या क्या फेसबुक कलेक्ट करता है। आप पाएंगे कि फेसबुक को पता है कि आपने कब कैश विड्रॉल किया, उसके बीच में क्या किया, सारे OTPs उसको जाते हैं। आपका फिजिकल एड्रेस उसको पता है, GPS लोकेशन नहीं,
जीपीएस लोकेशन तो पता ही है। आप कहाँ रहते हैं वो, आप 14th फ्लोर पे रहते हैं तो पता है, 17th फ्लोर पे रहते हैं तो पता है, पर जब आपने फेसबुक अकाउंट खोला था तो थोड़ा ना बताया था कि आप कहाँ रहते हैं जी। आप जब लोकेशन चेंज करते हैं तो इससे पहले कि आधार पे अपडेट हो, फेसबुक पे अपडेट हो जाता है। चुका है। आप उसमें लिखा है कि मैं आपकी पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ भी कलेक्ट करता हूँ। फेसबुक को पता है कि टू होम यू वोटेड लास्ट टाइम, और आपका रिलीजियस बैंड क्या है, सॉफ्ट हो, लिबरल हो, हार्ड है, क्या है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, LGBTQ+ उस हद तक आप देखते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे और डरते जाएंगे। उसको पता है कि आपके सराउंड में क्या क्या वॉइसेस हो रही हैं, वो सुन रहा है, उसको आपकी कॉल रिकॉर्ड करता है वो आपकी, उसमें लिखा है जितनी कॉल रिकॉर्ड होंगी मैं सब ले लूँगा। आपके सारे फाइनेंशियल डिटेल में चेक करता हूँ, आपके हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड्स में चेक करता हूँ कि कितना वॉक करते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना बैठे रहते हैं, और आपकी एज के हिसाब से उसको मैप भी करता हूँ कि आपकी फिटनेस कैसी होगी। ये सारे डिटेल्स आप फेसबुक को क्यों देते हैं? फेसबुक का जो फीचर है उसमें कहीं ज़रूरत दिखती है आपको? हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, डू वी हैव एनी रीज़न टू शेयर दिस डेटा? नॉट रियली। और नॉट ओनली फेसबुक, अगेन आई एम कोट एंड कोट, आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक, आई एम सेइंग एनी अदर एप्लीकेशन। टिकटॉक इससे ज़्यादा ही लेता है जी। आप कोई भी देखेंगे तो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, और ये डेटा कलेक्ट कर रहा है क्यों भाई? गूगल भी यही कर रहा है, पर क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि वो हमें कार बेचना चाहते हैं, साबुन तेल सब्जी बेचना चाहते हैं, वो तो वो वैसे ही बेच रहे हैं। वो तो टीवी के टाइम से बिक रहा है कि हम सुबह से शाम तक यदि एक पर्टिकुलर साबुन का ऐड देखेंगे तो दुकान पे जाके वही मांगते हैं जी। सिर्फ बेचना पर्पस नहीं है, एक्चुअली दे वांट टू कंट्रोल यू, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जैसे मुझे आपकी इस हद तक चीज़ें आ जाती हैं, मुझे समझ में आता है कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, एंड देन आई विल स्टार्ट प्लेइंग विद दैट। फिर मैं जैसे चाहता हूँ आप वैसे जिएंगे। हमारी ऑडियंस में कितनों लोगों ने सोचा कि वो ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? बहुत ही कम लोगों ने। बहुत ही कम लोग। क्यों नहीं सोचा? किसी ने रोक रखा था कि नहीं आप मत सोचना भी मत ही कभी, ऐसा किसी ने कहा था? क्योंकि हमें वो डेटा पॉइंट ही नहीं मिला। आपके डेटा पॉइंट्स ने आपको लिमिट कर दिया कि आपकी इच्छाएं, आपके सपने हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। और जो उस बाउंड्री से बाहर निकल गया वो बन जाता है प्रधानमंत्री, वो बन जाता है सीएम। जो उस बाउंड्री में फंस गया, क्योंकि वो डेटा को ही जी रहा है ना जिंदगी भर। तो हमने देखा जो मिडिल क्लास है वो फंसा हुआ है, या जो एक लेवल पे वो फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उस डेटा को जिया जा रहा है, उसके बियॉन्ड उसके एस्पिरेशन जा ही नहीं रहे। मुझे कभी सपना भी नहीं आएगा कि मैं गोवा में बैठा हूँ, 2 लड़कियां इधर हैं, 2 लड़कियां इधर हैं, ड्रिंक कर रहा हूँ, ऐसे सपने नहीं आते हमें, क्योंकि मुझे वो डेटा पॉइंट मिले ही नहीं। मुझे वो ऐसे डेटा पॉइंट ही नहीं दिए गए। मेरे सपने भी लिमिटेड है। तो जब आपका इस हद तक डेटा बाहर जाता है तो कोई है जो उसके संग खेलता है। आज आप गूगल पे सर्च करते हैं कि आपको एक कार खरीदनी है, दुनिया में कोई डिसाइड कर लेता है कि इसको ये वाली कार बेच देनी है। उसने उसका ठेका ले रखा है, उसको आपकी कैपेसिटी पता है, परचेज पावर पता है, आपकी नीड पता है, आपकी लास्ट कार पता है, उसको सब पता है। एंड देन जो भी आप गूगल पे देखेंगे, कंपैरिजन शीट, ब्लॉग्स, वो आपको एक प्रोडक्ट की तरफ पुश करेंगे धीरे धीरे। करेक्ट। मीम्स वगैरह, ब्लॉग सब देखेंगे आप, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, और हफ्ते भर की रिसर्च के बाद आप कहेंगे यार ना मैं ये वाली कार खरीदूंगा। क्यों? बिकॉज आई एम कन्विंस्ड। और उसके बाद वो डिफेंड करेंगे कि मैं इसलिए खरीद रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने enough data has been given हाँ to me। मैंने, और आप दूसरे को भी कन्विंस करोगे, हाँ, उसके बाद वो कार खरीद लोगे आप। करेक्ट। और जब आप जिस दिन वो कार खरीदोगे उस दिन वो दूर बैठा बंदा हंस रहा होगा, उसको कल जूते बेचता ये बहुत स्मार्ट बन रहा है अब ना? इंश्योरेंस बेचूंगा, क्योंकि ये Correct। आपकी नीड नहीं होगी, पर वो आपको बेच देगा, वो नीड क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपके दिमाग के संग खेल रहा है। ये हम अलाउ कर देते हैं सामने वाले को, इफ वी आर गिविंग ऑल दिस डेटा। पॉइंट जब आप ये जान लेते हो तब आप इस परमिशन रोकना शुरू करेंगे आगे से। इसलिए मैं इसको थोड़ा एलेबरेटिव बताना चाह रहा था कि जब तक मैं आज बोलता हूँ कि इतनी सारी परमिशन मत दीजिए, या रोक दीजिए परमिशन, या लाइफ लॉन्ग परमिशन मत दीजिए। आज आपको OTP के परमिशन देनी होती है किसी ऐप को, आप लाइफ लॉन्ग दे देते हो। तो आपको OTP तो 1 टाइम चाहिए, हाँ सही बात, पर वो सारे SMS पढ़ता है आपके, और सारे SMS पढ़ता है तो आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मिलते हैं उसको, ट्रांजेक्शन डिटेल्स मिलते हैं, आपकी परचेज हिस्ट्री मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है उसको। तो उसको स्टॉप कीजिए। वाई टू गिव एनी परमिशन ऑल द टाइम? या तो ये एक लर्निंग है मेरी कि हम सब डेटा ही जी रहे हैं, हाँ। और जब तक हम डेटा रोकेंगे नहीं, वी आर अलाउइंग अदर्स टू कंट्रोल अस। तो इन अ वे देखा जाए तो हम खुद से ही अपने साथ क्राइम कर रहे हैं, जानते बूझते हुए, एंड इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस
and laziness, we are letting so much to happen to ourselves. Wow. तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि जब पहले कोई भी इनोवेशन आती है टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले क्रिमिनल्स गेट अलर्ट एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट द बेस्ट दैट दे कैन मेक आउट ऑफ इट. वहाँ ROI ज़्यादा है. ROI ज़्यादा है, करेक्ट. तो आप अगर आप इस सवाल का जवाब देना मतलब कंफर्टेबल समझे, हाउ डू you have friends who are criminals? Friends हो? Who are criminals? I have. Yeah? See, एक सिचुएशनल क्रिमिनल्स होते हैं. जी. और होता क्या है कि जब and I always start my session with this line that whatever I have learned in my life, I have learned through criminals. Because every time we solve a case, we learn something new. A new modus operandi, a new technical vulnerability, human vulnerability, process vulnerability, which has gone unnoticed before this. तो criminals तो बहुत स्मार्ट होता है और मैं स्मार्ट लोगों की इज्जत करता हूँ. ये बात और है कि वो 10 बार बच सकता है, 11वीं बार हम उसको पकड़ लेते हैं. जी. अभी और मुश्किल हो गया पकड़ना एक्चुअली. Yeah? बिकॉज ऑफ द सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इट हैज़ बिकम मच मोर डिफिकल्ट. Hmm. पर होता है कई लोग कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फिडेंस इनका इतना ज़्यादा होता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे. अच्छा. और कई बार आपकी हेल्प भी कर देते हैं. ये कैच मी इफ यू कैन करके मूवी हाँ, आई थी. मतलब जैसे कई सारे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हैं. अच्छा. डिस्कॉर्ड एक चैट मैसेजिंग ऐप है या जो आपको एनोनिमिटी देता है, जहाँ पर आपकी पहचान छुपी रहती है, किसी को पता नहीं होगा कि आप कौन है. तो ऐसे क्रिमिनल लोगों के ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप यदि जाएँ तो वो आपको हेल्प भी करते हैं. वो आपको टूल्स दे देंगे कि आप ये कीजिए यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो. अच्छा, इतना प्यारा दिल होता है. हाँ, दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद योर माइंड. और कल के दिन वो आपको हैक भी करके पैसा भी निकाल वो सब करें क्योंकि वो शूट तो है, लेकिन दे आर रियली यूजिंग ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू कीप देम हिडन एंड सिक्योर. तो मेरी बातचीत हो जाती है, जैसे कि हम लोग हैकर्स हैं जो दुनिया भर के हैकर्स हैं, इजरायली हैकर्स हैं, मैं उसके टच में हूँ, टर्किश हैकर्स हैं. कई बार उन हैकर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ प्लान हो रहा है. अच्छा. तो हम वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं गवर्नमेंट को, सर्ट को, कि भाई ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है डार्क वेब पर. सीधे सीधे नहीं तो डिस्कशन में समझ में आ जाता है कि कुछ मांगा जा रहा है. हाँ, कि भाई इंडिया की इन एजेंसीज को टारगेट किया जा रहा है, अभी इन पर ही अटैक होंगे. ये सारी इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है जब आप उस सिस्टम में घुसे हो. यदि सिस्टम में नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता पड़ेगा. और ये सिर्फ मैं नहीं, जितने भी इस डोमेन में लोग हैं, दे ऑल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ दैट हिडन कम्युनिटी. तभी वो जान पाते हैं प्रोएक्टिवली कि क्या आगे होगा. सो अदरवाइज वी विल ऑलवेज बी बिहाइंड देम. या तो अमित, एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे. आप इतना सारा टेक्नोलॉजी अवेयरनेस आपका है और इतने सारे आप केसेस सॉल्व करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, आपका नाम पॉपअप करता है, और हमने एक साथ काम किया बहुत सारे सेशंस के ऊपर. मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास कितने सारे कॉल या मैसेजेस आते हैं, उनको एजम्पशन ये है कि वी मैनेज योर कम्युनिकेशन. और बहुत डेस्परेट सिचुएशन होती है, बहुत ही मतलब एक बहुत क्रेजी सिचुएशंस होती है जहाँ पे मतलब कुछ हो गया एंड दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू. तो आपके पास डायरेक्टली तो बहुत मतलब योर फोन मस्ट बी रिंगिंग सो ऑफन. सर फ़ोन नंबर तो फिर भी मतलब आप कई सेटिंग्स करके उसको अननोन नंबर्स के लिए स्टॉप कर सकते हैं. पर मेरे पास करीब, जैसे मेरा शो चल रहा है अभी रेडियो पे, तो सैटरडे संडे जब शो आता है तो उसके तुरंत बाद मेरे पास 1300 से 1400 ईमेल आती हैं. 1300 से 1400 1300 to 1400 ऑन एन एवरेज ईमेल आती हैं. और उनमें हर एक ईमेल किसी विक्टिम की है, क्योंकि इसीलिए वो डेस्परेट है. मैं सब ईमेल पढ़ भी नहीं पाता. छोटी सी टीम है हमारी, 10-12 लोगों की, जो कुछ केसेस पिकअप कर पाती है. उसमें से हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चों से रिलेटेड केसेस हैं, हाँ जी, वह महिलाओं से रिलेटेड हैं, वो हम सबसे पहले पिक कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए हम सोल्यूशन दे सकते हैं. फाइनेंशियल केसेस में यदि पुराना हो गया केस तो हम बहुत कुछ कर नहीं पाते. पर यदि वो आज ही हुआ है, एक दिन पुराना है, तो हम पिक कर लेते हैं. फिर हम एटलीस्ट ब्लॉक करा सकते हैं अकाउंट्स, पैसा फ्रीज करा सकते हैं, वो हम करते हैं. और फिर ट्रेस भी करते हैं, पुलिस की भी हेल्प करते हैं. पर प्रायोरिटी सीक्वेंस ये है. ओके. तो ये तो लोग हैं. फिर उसके बाद ट्विटर के थ्रू आते हैं, फेसबुक पेज पर मैसेज बहुत आते हैं. सब तक पहुंचना या सबको हेल्प कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं. फिर कई सारे रेफरल केसेस आते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर जजेस, आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सब तरह के लोग अप्रोच करते हैं जी. और जब वो लोग अप्रोच करते हैं तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं आपको कि कहीं ना कहीं वो मामला
नेशनल में ना है। लेवल का होता है, नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा होता है। यदि आप किसी जज को परेशान कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आप प्रायोरिटी ले लेते हो उसको। तो उस वजह से जो टाइम है वो बैलेंस नहीं हो पाता, वो उधर ज़्यादा चला जाता है, और जो डे टू डे क्राइम्स हैं उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं टैकल कर पाते। तो लोग कंप्लेन भी करते हैं कि सर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं देख रहे हैं जी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस जितना फैला सकें, लोगों को तो बता दें, SOPs बना दें, ताकि अधिक से अधिक वॉलंटियर्स खड़े हो जाएं। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इस तरह के प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से यही एक तरीका है। हर केस तो इन्वेस्टिगेट पुलिस भी नहीं कर पाएगी। तो अब आपके पास इतना वॉल्यूम ऑफ केसेस आते हैं, इसमें बहुत सारे केसेस होंगे जो कि बहुत हाई प्रोफाइल है, और प्रॉक्सिमिटी टू पावर इज़ वेरी डेंजरस। आप तो बहुत ही सीनियर लोग, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी डील करते होंगे, कुछ उस बारे में शेयर कर पाएंगे हमारे साथ? हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन? एंड आई एम श्योर ये आपका डेली का मामला होता होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इस दुनिया में है वो है किसी के संग ट्रस्ट बिल्ड करना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है और मेरे पास जब आना चाहता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो पब्लिक हो जाएगा मैटर और मीडिया में आ जाएगा, और जैसे कुछ कंपनीज के CEOs हैं या पॉलिटिशियंस हैं, या उनकी रीच है, वो चाहें तो किसी को भी कॉल करके हेल्प कर सकते हैं। कई बार पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस चीज़ को पब्लिक किया जाए, एंड द मैटर इज़ लाइक दैट कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे कुछ क्लियर नहीं है, समबडी इज़ आफ्टर देम, तो उस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहते हैं। तो मेरे पास कई तरह का डेटा आता है, क्योंकि जो उन्हें परेशान कर रहा है वो भी हाई प्रोफाइल होगा जी। तो आपको डर नहीं लगता यार कि कल को अगर इस बंदे के साथ कुछ गड़बड़ होगी और आपके पास तो सब कुछ बैठा हुआ है, सारा डेटा है, तो आप उस इमोशन को कैसे डील करते हो? होते हैं डर वाले फेजेस भी होते हैं जब बहुत डर जाते हैं हम लोग। फिर मैं अपने सारे जो पुलिस ऑफिसर्स दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ कि सिचुएशन है, शायद केस के बारे में नहीं बताऊंगा पर सिचुएशन बता दूँ कि ऐसा ऐसा हुआ और मुझे लग रहा है कि अब मैं फंसने वाला हूँ, क्योंकि सामने वाला मुझे यूज़ कर रहा है। तो अब मुझे ना कहने में भी डर लग रहा है और मुझे आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है, बिकॉज मेरी इच्छा नहीं। सो दे गाइड मी कि आप ऐसे करो वैसे करो, एंड एग्जिट होता है। लेकिन से बहुत आती है सिचुएशंस। हमेशा आप जिस जगह हो, देखिए आप क्रिमिनल्स के बीच में हो, तो कई बार उनको पता पड़ ही जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है, और जादूगर का जादू तब तक जादू है जब तक उसका राज किसी को नहीं पता। बिल्कुल। जैसे आपको राज खुल जाता है ना, आप उस पर हंसने लगते हो, यार ऐसे कर रहा था ये तो छोटी सी ट्रिक है। तो मेरी ताकत तब तक है जब तक मेरी बारे में उसको नहीं पता कि इस केस में मैं हूँ, तब तक तो मैं अच्छे से हेल्प इन्वेस्टिगेशन कर पाऊँ। जैसे उसको पता पड़ गया, उसके डिफेंसिव अप्रोचेस खड़े हो जाए। तो ये डर रहता है हमेशा। सो जब आपके पास केसेस आते हैं तो किस तरीके से आपका दिमाग काम शुरुआत कैसे करता है? मतलब हाउ डू यू टेक, एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत स्पीड के साथ ऑपरेट करना पड़ता है, मतलब आपके इसके इन्वेस्टिगेटर रोल के अंदर टाइम का प्रेशर तो बहुत कड़क रहता होगा। तो हाउ डू यू प्रोग्राम योर माइंड कि यहाँ से मैं शुरू करूँगा और यहाँ मैं क्लोज करूँगा? देखिए, होता क्या है कि 90% केसेस में जब कॉल आती है ना, तो कॉल की पहली लाइन से मैं समझ जाता हूँ केस क्या है, क्योंकि इतने सिमिलर केसेस आप सुन चुके हो, पैटर्न्स हैं। जैसे कोई कॉल आया कि अमित जी ये बिटकॉइन कैसे खरीदे जाते हैं। अच्छा। कि मतलब तो मैंने कहा कोई आपको एक्सटॉर्शन कर रहा है? सीधे पूछता हूँ। नहीं, वो एक्सटॉर्शन नहीं, वो एक्चुअली यार वो सारी एक ईमेल आई होगी आपको, नीचे कुछ लिंक होगा और उसमें ये नाम दे होगा। ऑफिसर का नाम भी बता देता हूँ मैं जिस नाम से। हाँ यार यही ईमेल है। तो मैंने 1.5 लाख लोगों को आ चुके, आप क्या बिटकॉइन खरीदने के चक्कर में फंसे हो। तो आप सोच रहे हो कहानी शुरू कहाँ से रही हो, बता भी नहीं पा रहा, वो इतना डरा हुआ है बेचारा जो बंदा उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हें बस इतने बिटकॉइन इस एड्रेस पे भेजना है। हाँ। अब उसको ये पता करना है कि बिटकॉइन खरीदते हैं कैसे। बट आई नो कि वो मेरे तक आया क्यों है। फिर केसेस आते हैं कि जैसे जो फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे हैं जितने भी ई-कॉमर्स वाले फ्रॉड हैं, तो जब वो बताता ना कि सर ऐसे, अच्छा उसके संग पहली बार हुआ है लाइफ में। सही बात। तो वो बंदा बड़ा पैशनेट होता है कि मैं सर पूरा सुनिए पहले आप। हाँ, पहले मेरी सुन लो। हाँ, क्योंकि काम अब वो बोलता रहता, मैं कहता देख मुझे पता है, हाँ, पहले मेरी सुन लो जो तुम्हें करना है। तो अभी डिजिटल अरेस्ट के केसेस शुरू है लगातार। तो एक बंदा है मेरे पास, डरता हुआ घर में बैठा, सामने ऐसे बैठ गया, क्या हुआ, पहले रात के 11 बजे आया। अच्छा। कह रहा मैं दिन भर घर में नहीं था, मैं भाग रहा हूँ और इसी समय आ पाया क्योंकि मुझे लगा अब तो पुलिस नहीं आएगी। तो मैंने क्यों? बोले सर यदि फ़ोन ऑफ है तो पुलिस को पता तो नहीं पड़ता कि आपकी लोकेशन क्या है। मतलब उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अच्छा। तो मैंने क्यों? कह रहे पुलिस मेरे पीछे पड़ी है।
तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहे तुम? बोले सर मैंने कोई गलती नहीं की और पुलिस मुझे परेशान कर रही है। देख रहा कहाँ, मैंने क्यों परेशान कर? बोले मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अच्छा, मैंने कहा अरेस्ट वारंट? हाँ, दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट से निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों अरेस्ट वारंट निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट वारंट 9 महीने निकालता है, और वो भी किसी ऐसे आदमी का जिसका कोई लेना देना नहीं। तो वो जब वो बोलना शुरू करेगा कि सर सीबीआई मेरे पीछे पड़ी है और ये भी है, और मैं समझ जाऊंगा ये फ्रॉड है। क्योंकि पहले तो बंदा भी ऐसा होना चाहिए ना जिसके पीछे सीबीआई पड़ा है। आप बेचारा अपना फोन बंद करके 4 दिन से छुपे छुपे घूम रहे हो, क्योंकि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर कहानी शुरू होती है कि एक कॉल आया था सर ट्राई से कि आपके नाम पे कुछ सिम कार्ड चल रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और फिर वो पुलिस से कनेक्ट कर देते हैं ऑनलाइन ही। तो पुलिस वाला कहता है कि वो सिम कार्ड से कुछ इलीगल काम हुए हैं, तो अब आपको अरेस्ट करना है, अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप एक लिंक लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट आती है फर्जी, उस पर आपसे नाम सर्च कराया जाता है, तो आपका अरेस्ट वारंट निकल आता है। तो आप देख रहे हो वेबसाइट से ही आप ही ने डाउनलोड किया, उसने भेजा नहीं आपको। ये एक तरीके से करते हैं, अच्छा, ताकि आप कहीं डाउट भी नहीं करोगे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ट्राई से पहली कॉल आई, फिर पुलिस से आई, फिर सीबीआई से आई। हाँ। एक ही क्रिमिनल होगा तो अलग अलग एंटिटी क्यों कर रहा है? पर वो जानबूझ के अलग अलग एंटिटी यूज करते हैं ताकि आपके अराउंड एक पूरा माहौल बनाया जाए कि अब आप तो फंस गए हो। फिर कहेंगे आपसे कि अब आप वीडियो कॉल पे आ जाओ स्टेटमेंट देने। स्काइप का आईडी भेजेंगे, उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो सब होगा प्रॉपर। आपने जैसे वीडियो कॉल पे आए, सामने एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और वो इंक्वायरी शुरू करेगा कि आप पहले तो कैमरा बंद नहीं करोगे, बंद करोगे तो सेक्शन इसके अंदर आपको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा जी। और इतना डरा देगा कि बंदा पानी पीना छोड़ देता है, खाना खाना छोड़ देता है। रात में सोते समय भी कैमरा ऑन करके रखते हैं उसका कि आप सो गए तो दिखते रहना चाहिए, कैमरा बंद हुआ अरेस्ट कर लेंगे। लोग 3-3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। एक लड़की 7 दिन घर से बाहर नहीं निकली। अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। वी कॉल दिस डिजिटल अरेस्ट। अच्छा, कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो। वो कहते हैं वहाँ से कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो, अब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, कैमरा ऑन रखोगे और कैमरे में आप दिखते रहने चाहिए। मतलब आप सिर्फ टॉयलेट जा रहे हो उस समय ही ब्रेक लोगे, वो भी परमिशन लेके। और यदि आप इतने देर में वापस नहीं आए तो आपके खिलाफ ये पुलिस पहुंच जाएगी और एक्शन हो जाएगा। और लोग इस चीज़ के प्रेम हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, 3.7 करोड़ दे दिया। एवरेज जो लॉस है वो 20 लाख का है डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हैं। 20 केसेस सिर्फ दिल्ली के चल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के। 20 केसेस डिजिटल अरेस्ट जो मुझे पता है। इंडिया भर में हर हफ्ते सैकड़ों लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। और लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि पुलिस काम कैसे करती है। पुलिस के नाम से कोई कॉल आ जाए और आईवीआर कॉल आता है, आईवीआर कॉल आता है आपको, तो आपको लगता है आईवीआर कॉल क्रिमिनल कैसे कर सकता है? रिकॉर्डेड कॉल होगा एक प्रॉपर आवाज में कि आप प्रेस 9 टू कनेक्ट टू साइबर क्राइम ब्रांच, आप 9 दबा देते हो। और उसके बाद अगला लेवल। ये मेरे पास भी आते हैं। ये पिछले हफ्ते से मुझे 2-3 कॉल आई कि दिस इज फ्रॉम द टेलीकॉम डिपार्टमेंट, करेक्ट, प्रेस 9 ऐसा करके। एंड मतलब सामने वाला मुझे क्यों बोलेगा नंबर दबाने के लिए? ओह ओके। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे ले जा रहा है। एकदम से बोलेगा तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप शायद एक बार इग्नोर कर दोगे। बिल्कुल। बट द वे इज सो स्लो दैट इवेंचुअली जब तक आपको रियलाइज होगा कि आप फंस चुके हो, इट्स टू लेट। फिर आपके अकाउंट से सारा जानकारी ले लेंगे, कितने अकाउंट हैं, कितना पैसा है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स भेजिए सारे। फिर इस अपना सारा पैसा एक अकाउंट में डाल दीजिए, सिक्योरिटी मनी। जब तक हम बोलेंगे इस अकाउंट से पैसा सेफ रहेगा आपका, तो सारा पैसा आपके अकाउंट में डलवा लेता हूँ। कहते हैं पुलिस का अकाउंट है, यहाँ पर इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप इस पैसे का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इस पर इंक्वायरी चल रही है। आप ही के लाखों करोड़ों रुपए आप ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस हद तक आपका दिमाग कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जैसा डेटा दिखेगा वैसा दृश्य बनना शुरू हो जाता है। दिस इज स्कैरी। तो ये डिजिटल अरेस्ट इज अ रीसेंट फिनोमेना। स्टार्टेड सिंस 5-6 मंथ्स नाउ। मेरे पास तेरी मार्च के समय केस आया था पहला, लेकिन अब तो लगातार बढ़ गए केसेस, बहुत केसेस। तो अमित एक नेक्स्ट फेज में लेके चलते हैं कॉन्वर्सेशन। जिस तरह आपने बताया उस टाइम पे बहुत वनरेबल जो केसेस है जिनको आप ऑन प्रायोरिटी आप सॉल्व करते हैं। तो मैं भी जब अपने एक सवाल बना रहा था हमारे कॉन्वर्सेशन के लिए, तो मैंने लिखा था कि हम बच्चों के बारे में बात करेंगे, हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे और हम थोड़ा सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे। और ये मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक आपसे सवाल पूछूं, और अगर कोई बेहतर तरीका है हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने का तो आप प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरा सवाल रहेगा 2 हिस्सों में। एक, बच्चों को लेके अभी इस करंट समय में किस चीज़ को लेके
कौन सा ट्रेंड चल रहा है? जिस तरह जी अभी आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की, ऐसा क्या चीज़ है जो इट्स द ट्रेंड इज जस्ट कैचिंग अप राइट नाउ? और दूसरा, हाउ इज इट दैट वी कैन मिटिगेट, कैसे हम उससे बच सकते हैं? क्या मैसेज हो सकता है बच्चों के लिए? मेरे भी 2 बच्चे हैं, आई कैन क्लियरली सी कि वो लोग कभी इंस्टाग्राम लॉग इन कर रहे हैं, उम्र से पहले बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मैं भी चिंतित हूँ उस चीज़ को लेके। तो अगर हम ये 3 उम्र के पड़ावों को और जिस तरह जेंडर की मैंने बात की, अगर आपको लगता है दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर आवर कॉन्वर्सेशन? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्लासीफाई करते हैं कई बार कि बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, पर वो इम्पैक्ट आप ही को कर रहा है। यदि बच्चे के समय भी कोई क्राइम होगा तो इट्स एक्चुअली यू हु इज एक्चुअली सफरिंग। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा कौन सी ऐप यूज़ कर रहा है या ऐप क्यों वो वाली यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसके पीछे जिम्मेवार हैं। जैसे स्नैपचैट करके एक ऐप है जी। So again, I'll be referring lots of applications here. I'm not against the app, but we should know the consequences of that app. जी। Snapchat के 4 फीचर्स, और मैंने देखिए कैसे बच्चे सारे स्नैपचैट पे यूज़ करते हैं, टीनेज बिल्कुल। बच्चे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते। बिल्कुल। भाई ऐसी कौन सी चैट है जो वो व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, स्नैपचैट पे हो सकती है या डिस्कॉर्ड पे हो सकती है? स्पेशली क्यों सारे बच्चे डिस्कॉर्ड पर हैं? डिस्कॉर्ड पर इसलिए क्योंकि वो एनोनिमस है, पहचान छुपी है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। स्नैपचैट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज स्नैपचैट का एक फीचर ये है कि मैसेज जाएगा, देखे हुए डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों चाहते हो आप कि मैसेज जाए, वो देखो और डिलीट हो जाए? उससे आपको क्या फ़ायदा है? प्राइवेसी मेंटेन हो रही है, कुछ कि इंटीमेट आप डिस्कशन, कुछ भी लिख सकते हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। आप अब्यूजिव मैसेजेस भेज सकते हैं, ऑब्सीन मैसेज भेज सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, आप बुली कर सकते हो, थ्रेटन कर सकते हैं आप। तो स्नैपचैट वो इनकरेज करता है। दूसरी चीज़, स्नैपचैट के अंदर एक फीचर है स्नैप स्ट्रीक, जिसमें आप 2 लोगों की रिलेशनशिप रेटिंग देख सकते हैं कि इन दोनों ने आपस में कितने स्नैप शेयर किए, कितना बात करते हैं, कितना डेटा शेयर करते हैं। तो देखिए, क्लास में 40 बच्चे और उसमें से एक लड़का एक लड़की का स्टार रेटिंग 4-5 स्टार है, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग दिन भर में स्नैपचैट पर कनेक्टेड हैं, और एक लड़का है उनसे दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं और उसको दिख रहा है, तो वो अननेसेसरी पीयर प्रेशर में आ जाएगा कि यार मुझे इससे तो बात ही नहीं करते ये तो। या 2 बच्चे हैं, 2 मेल फ्रेंड्स हैं, उसको एलिनेट कर रखा है। तीसरा है लोकेशन, उसमें आप लोकेशन देख सकते हैं सबकी। एंड आई हैव सीन केसेस जहाँ पर एक बच्चा डिप्रेशन में, क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी क्लास के 4 बच्चे फलाने रेस्टोरेंट में गए बर्गर खाने और उसको बुलाया नहीं है। अब वो क्यों? क्योंकि डेटा एक्सपोज हो रहा है। ओवर एक्सपोजर ऑफ एनी डेटा विल ऑल्सो क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर इन योर लाइफ, जो टीनेज बच्चों के संग हो रहा है। और भी फीचर है, डिस्कवर करके फीचर है, उसके अंदर AI बॉट है जो आपसे हर तरह की बातें कर लेता है। सो इट गिव्स डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीडम। बट इसके साइड इफेक्ट्स, मैंने अब आपको फीचर बता दिया, आप समझ जाओगे कहाँ जाके गड़बड़ कर सकते हो। बिल्कुल। अब मैं अलाउ कर रहा हूँ तो आपको पता तो हो कम से कम कि वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड रिस्ट्रिक्ट कीजिए या स्नैपचैट के फीचर्स डिसेबल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस, उसके साइड इफेक्ट्स। आजकल कोई भी जो पैसे निकलता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, कोई आपका फ़ोन हैक नहीं करता है, आपके बच्चों के थ्रू पहुंचता है अधिकतर। जब फ़ोन हैक करना हो या किसी VIP का फ़ोन हैक होना है, क्योंकि उसका फ़ोन एक हाई एंड फ़ोन होगा, सिक्योर होगा और हर तरह की उसमें शायद प्रोविज़न हो, लेकिन उसका ड्राइवर, उसका कुक, उसके सपोर्ट स्टाफ, उसका PA, उसके बच्चे, उसके फैमिली मेम्बर्स, दे माइट बी यूजिंग एनी बेसिक फ़ोन, वल्नरेबल फ़ोन, ओपन फ़ोन। तो उसमें किसी को भी मैं टारगेट करूं तो भी आप तक पहुंच की प्राइवेसी ब्रीच कर सकता हूं और आपके फ़ोन तक भी पहुंच सकता हूं। सो सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन आइसोलेशन। सिक्योरिटी इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक था, मैं उसका सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था US का, एंड दे सेड कि अमित, मैं तो, उनका जो CISO बोला कि हम तो 75 साल से सिक्योरिटी प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा सर आप 2-3 दिन दे दीजिए, यदि कुछ नहीं मिला तो आई विल गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट यू आर द बेस्ट। जी। सो फॉर नेक्स्ट 3 days आई डिडंट स्कैन एनी ऑफ देयर एसेट्स, सर्वर, एप्लीकेशन, कुछ नहीं देखा मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया। मैंने ये देखा कि इस बैंक को कौन कौन सर्विस देता है, उसके सेकंड थर्ड पार्टी वेंडर्स कौन कौन है। ओके। सो आई गॉट अ न्यूज़ वेयर आई फाउंड दैट दिस बैंक हैज रिसेंटली एंगेज्ड अ लॉ फर्म फॉर द लीगल सर्विसेज। ओके। नाउ माय फोकस वाज दैट लॉ फर्म। मैंने लॉ फर्म का ईमेल सर्वर स्कैन किया तो पता पड़ा कि वो डीमार कंप्लाइंट नहीं है। यदि वो डीमार कंप्लाइंट नहीं है तो आई कैन स्पूफ देयर ईमेल एंड सेंड इट टू द बैंक। तो मैंने लॉ फर्म के ईमेल से एक ईमेल बैंक के CFO को भेजी विद द रिक्वेस्ट टू
शेयर सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, उसने भेज दिया। अगले दिन मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया, मैंने कहा देखिए ये आपकी सिक्योरिटी। तो समझने वाली बात है कि आपकी कंपनी में हर दिन आप कितने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई एसी वाला है, कोई फर्नीचर वाला है, कोई टैक्सी वाला है, एंड दे ऑल आर शेयरिंग विद यू कंटेंट। किसी ने बिल भेज दिया, किसी ने एक्सेल फाइल भेज दी, किसी ने डॉक्यूमेंट भेज दिया। हम थोड़े ना हर फाइल स्कैन करते हैं। कभी किसी डिवाइस पे आ रही है, कभी किसी डिवाइस पे आ रही है। हर डिवाइसेस का वर्जन अलग अलग है, वल्नरेबिलिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप ट्रैप हो गई। सो हमारी सिक्योरिटी तो ओपन है वैसे ही। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। बचा कोई नहीं है, सब हैक हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर मैं जूम इन करूं बच्चों के ऊपर, वो कौन से ऐप्स होंगे? आई एम नॉट सेइंग कि जो आप बोलोगे वो आप उनके अगेंस्ट हैं या उस जैसी ऐप्स के अगेंस्ट है, बट कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिनसे हमें एज अ पेरेंट्स थोड़ा सावधान रहना चाहिए एंड वी शुड बी मोर केयरफुल ऑफ? देखिए, ऐप इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं बच्चों को कि उनकी लत लग जाए। चाहे वो पबजी हो, चाहे वो रोब्लॉक्स हो, चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो और कोई गेम हो। गेमिंग ऐप्स के बारे में, क्योंकि सारे गेम्स में मल्टीप्लेयर फैसिलिटी है, मल्टी चैट फैसिलिटी है। जो चैट आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल पर करते हो, उसी तरह की चैट फैसिलिटी गेम भी देता है। हर एक गेम के अंदर 30 to 40% क्रिमिनल्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको वो आउटरीच मिलता है जहाँ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं। अब आपके बच्चे को लगता है कि सामने वाला भी उसी की एज ग्रुप का है, बिल्कुल, पर वो तो चांसेस बहुत ही कम है। मैं तो आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, उनका डेटा या खुद का एनालिसिस डेटा की 30-40% लोग, मैं क्रिमिनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी एज ग्रुप 40 से ऊपर होती है। हाँ, करेक्ट 30-40 आई एम अज्यूमिंग कि उनके मोटिव्स गेम्स के बियॉन्ड भी हैं। तो वो आपको एक लिंक भेजेगा गेम में, बच्चे को, आपने लिंक क्लिक किया तो आपकी बहुत सारी डिटेल उसके पास पहुँच जाएगी। वो लिंक क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ। लिंक privacy.net/analyzer। आप किसी भी मोबाइल पे खोलेंगे privacy.net/analyzer, तो आपकी बहुत सारी डिटेल वो आपको खोल के दिखा देगा, जिसमें आपका कौन सा मोबाइल है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक सिस्टम है, विंडोज सिस्टम है, आप लैपटॉप पर हो, सब बता देगा। आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका सिम कार्ड कौन सा है, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, जो भी है, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी IP एड्रेस क्या है, आपका बैटरी का स्टेटस क्या है, आपकी रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है। सो मैनी सच डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद दैट पर्सन विदाउट योर परमिशन। आपसे परमिशन भी नहीं मांगी जाएगी। अच्छा, ये हर इतनी इन्फॉर्मेशन हर लिंक आपसे कैप्चर कर लेती है। कोई भी लिंक जो आप खोलते हो दिन भर में, चाहे वो न्यूज़ लिंक हो, सोशल मीडिया लिंक हो, दे कैन कैप्चर एटलीस्ट दीज डिटेल्स। उनको पता होता है सब, वो मैं आपको भेज के फटाक से निकाल सकता हूँ। अब आप मान के चलिए कि बच्चे को लिंक आई, बच्चे ने क्लिक किया और सामने वाले ने बच्चे से कहा कि अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 22% चार्ज है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, मोबाइल चार्ज करो पहले। क्या रिएक्शन होगा बच्चे का? बच्चे को एकदम से झटका लगेगा कि इसको कैसे पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मुंबई में हूँ या पटना में हूँ। करेक्ट। और इसको मेरे बैटरी स्टेटस भी पता है, और इसको मेरा सिम कार्ड भी पता है, और इसको मेरा और भी जो डिटेल्स मैंने बताया आपको सब कुछ पता है, मेरा फ़ोन भी कौन सा है ये भी पता है। तो क्यूरियस हो जाएगा। बच्चे सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। जैसे वो क्यूरियस हुआ, उसकी आधी लड़ाई जीत गया वो। बच्चे कहे यार हमें भी सिखाओ। हाँ तो बता रहे ना, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। और एप्लीकेशन क्या है? मेलवेयर। फिर तो आपका पूरा फ़ोन का कंट्रोल गया उसके हाथ में। मुझे किसी बहाने से आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करानी। मैं सीधे सीधे बोलूँगा तो कभी नहीं करोगे। मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करके करूँगा तो कर लोगे आप, क्योंकि आप भी सीखना चाहते हो। तो बच्चे इसलिए ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका किसी पर भी ट्रस्ट करना सिर्फ उनके लिए घातक नहीं है, सारी फैमिली के लिए घातक हो जाता है। और ख़ास तौर पे लाइक हमारे घर में हमने दोनों बच्चों को नॉट नेसेसरी डेडिकेटेड लैपटॉप दिया हुआ था अब तक। तो कहीं ना कहीं बेटा मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा था और बेटी वाइफ का लैपटॉप यूज़ कर रही है। तो दिस कैन बी वेरी वेरी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। प्लीज़ बताइए। आपके फ़ोन में एक ईमेल आईडी होता है, एंड्रॉयड फ़ोन की बात करूँ, एक जीमेल आईडी है। वो जीमेल आप फ़ोन तो आप ऐसे संभाल के चलते हो कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, फेस से खुलेगा और फिंगर से खुलेगा, पिन भी है और ये भी है, वो भी है, किसी को नहीं दूंगा मैं, शेयर भी नहीं करूँगा। बिल्कुल। पर जो फ़ोन के अंदर ईमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉगिन होता है। हाँ। जो आपके बच्चों के संग भी शेयर हो सकता है, फैमिली में और भी लोग देख रहे हो। ऑफिस के लैपटॉप में भी है, जो शायद ऑफिस के कलीग भी शेयर कर लेते हो कई बार, कुछ अर्जेंट बोर्डिंग पास निकालना है, कुछ निकालना है। यदि उस ईमेल का एक्सेस मुझे 2 मिनट के लिए मिल जाए या 1 मिनट के लिए, तो मैं आपकी ज़िंदगी में
chaos क्रिएट कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ सुनिए। यदि वो जीमेल मुझे मिल गया तो मैं आपके मोबाइल में कुछ भी रिमोटली इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये गूगल का फीचर है, लोगों को पता नहीं है। प्ले स्टोर का फीचर है कि जीमेल आपका यदि लैपटॉप पे पड़ा हुआ तो एंड्रॉयड फ़ोन में आप कुछ भी इंस्टॉल कर लो, वहीं से ऑप्शन दे देगा लैपटॉप से। मैं आपकी लोकेशन देख सकता हूँ पिछले 15 साल की, कहाँ कहाँ आप थे, क्या क्या किया आपने, किस होटल में रुके, किससे मिले, सब कुछ। मैं आगे की भी देख सकता हूँ, मैं आपके पासवर्ड सारे देख सकता हूँ, मैं आपके प्लेस एप्लीकेशंस कौन कौन से आपके फ़ोन में, किससे आप क्या कर रहे हैं, आपकी व्हाट्सएप चैट भी देख सकता हूँ यदि आपने वो बैकअप शेयर कर रखा है, आपका गूगल ड्राइव की फाइल्स देख सकता हूँ, आपके ईमेल्स भी देख सकता हूँ। ईमेल्स तो है ही क्योंकि आपने देख रखा है। एंड आई कैन फॉर्मेट योर फ़ोन रिमोटली। मैं सबका बैकअप लेके फ़ोन फॉर्मेट कर दूँ, फिर आपसे कहूँ कि इतना पैसा दो तो मिलेगा डेटा। सिंपल, एक क्लिक पे फॉर्मेट हो जाएगा फ़ोन, टक फॉर्मेट। ये पावर दे रखी है गूगल ने। और एक और फीचर उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, गूगल बैकअप कोड्स। गूगल बैकअप कोड्स पता क्या होते हैं? एडवांस OTPs। जो OTPs आपको फ्यूचर में आने वाले थे वो आज ही आप डाउनलोड कर सकते हो। 16 OTPs, 32 OTPs, 64 OTPs, वन शॉट यू कैन डाउनलोड। गूगल बैकअप कोड्स फीचर होता है गूगल का, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे आपका जीमेल मिला, मैंने आपके 32 OTPs निकाल लिए, वो मेरे पास है। अब मैं लॉगिन कर लूँगा आपके जीमेल पे और आपकी कुंडली मेरे हाथ में रहेगी और आपको पता ही नहीं कि आपके संग ऐसा क्यों हो आप रहा है। बोल रहे हो कि आने वाले टाइम के कोड्स आप आज अभी OTP डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड दीज आर फीचर्स जो लोगों को पता ही नहीं है। बट क्यों बनाया होगा गूगल ने फीचर? सिचुएशंस होती हैं जब आपको लॉगिन करना है और SMS नेटवर्क नहीं चल रहा बिकॉज आप किसी दूसरे कंट्री में हो। अच्छा, इंटरनेट तो है हाँ, पर आपका SMS बंद है बिकॉज आपका फ़ोन ऑपरेटर अब चेंज हो गया है बिल्कुल। एंड यू हैव नो SMS एक्सेस। हाँ, रोमिंग पे नहीं हो आप और network आपका पे। 2 फैक्टर करना है तो लोग अब कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फ्यूचर का OTP डाउनलोड करके चले जाएंगे। ओह माय गॉड, येट अनदर केस की कन्वीनियंस में आप अपना सो वल्नरेबिलिटी बढ़ा रहे कन्वीनियंस के संग हमेशा एक, और वो जो ये फीचर्स है ना, ये क्रिमिनल को पता है, बच्चों को पता है, तो इनका ही मिसयूज करता है। हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया किसी ने, वो इन फीचर से आपको परेशान कर देगा। अब डेटा को लेके बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक क्रिमिनल के पास मेरा कुछ डेटा पहुंच गया है तो वो कैसे मैनिपुलेट करेगा उसको? देखिए, एक सिनेरियो से समझते हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनकी बिटिया के 35,000 रुपये OLX फ्रॉड में चले गए। अच्छा, क्या हुआ? एंड आई एम डेलिबरेटली गिविंग दिस एग्जाम्पल क्योंकि लोगों को लगता है ना कि साइबर क्राइम उन लोगों के संग होता है जो लोग हाईली एजुकेटेड नहीं हैं या अवेयर नहीं है या कॉन्शियस नहीं है या सीनियर सिटीजन है, पर वो किसी के संग भी हो सकता है। मैं एक IITian हूँ, मेरे संग भी हो सकता है, इसलिए एक मैं IITian का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो कुछ सोफ़ा बेच रही थी OLX पर, उनको एक मैसेज आया एक आर्मी ऑफिसर का कि मैं अभी ट्रांसफ़र हुआ है मुझे दिल्ली में और सोफ़ा अच्छा लगा एंड मैं आपको कुछ एडवांस दे देता हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज योर सोफ़ा। मैंने कहा भाई आप देख लीजिए। नहीं, मैं आपको अभी यहीं से बुक कर देता हूँ, इससे पहले कि आप किसी और को देखें। तो मैं आपको UPI यूज़ करती हैं क्या? तो आप Paytm यूज़ करती होंगी, तो फिर मैं आपको 10,000 रुपये अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 10,000 रुपये मैं आपको कल दे दूँगा। तो 10,000 के लिए मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, तो 10,000 मैं आपको अभी फ़ोनपे पे भेज देता हूँ। तो 10,000 के लिए मैं एक लिंक भेजता हूँ, 10,000 तो अभी आप ले ही लीजिए। वो 10,000 10 टाइम्स बोलेगा। वो एक बार भी बोल सकता था, 10 टाइम्स क्यों बोला उसने? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ रिपीट की जाती है तो उसका फोकस उस पर अटक जाता है और वो बाकी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये हमारे ब्रेन की कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी। जो लोग वो जब तब करते हैं, एक शब्द रिपीट करते रहते हैं या एक मंत्र रिपीट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिटैच होना चाहते हैं, सराउंडिंग से डिटैच। तो ब्रेन वैसे काम करता है, तो रिपीटिशन क्रिमिनल अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहा है। एक KBC का वीडियो आता है जिसमें अमिताभ बच्चन की फ़ोटो होगी, लोगो होगा KBC का, 25 लाख का अमाउंट लिखा होगा, नीचे एक मोबाइल नंबर होगा कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। बहुत सर्कुलेट होता है। आप उस ग्राफिक्स को देखोगे, थोड़ा पुअर ग्राफिक्स है, आवाज़ भी बड़ी बचकानी है, पर आज आप उसको सुनोगे तो आप उस पर भरोसा कर लोगे। और उसमें एक बंदा बोल रहा होगा कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है, तो 25 लाख के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो 25 लाख तो आपके अकाउंट में कल ही आ जाएगा, तो 25 लाख के लिए कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, तो 25 लाख के लिए आपसे अकाउंट डिटेल भेज दीजिए, 25 लाख के लिए आप वो 25 लाख रिपीट कर रहा होगा बार बार। उसका जो कोर होगा, आपको यार ऐसे थोड़ी ना कोई होता है। सही बात। इट्स नॉट प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बट उस पर लोग भरोसा करते हैं। मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ़ोन आया, अमित जी मेरी 25 लाख की लॉटरी लग गई है।
मैंने कहा मैडम कॉल मत कर देना, कल टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बन जाएगी। लोग भरोसा कर लेते हैं। तो जब वो 10,000 रिपीट हुआ, मैडम को लिंक आया, उन्होंने क्लिक किया, इनके 10,000 चले गए। शी कॉल्ड बैक, यार क्या कर रहे हो, यू वर सपोज्ड टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000, व्हाट आर यू डूइंग। थोड़ा गुस्सा हुए। सामने वाला बिल्कुल कूल होगा और काम होगा। उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आपने गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि इंसान कूल व्यक्ति पर आसानी से भरोसा कर लेता है। आप गुस्सा होके सच भी बोलोगे तो भरोसा नहीं करेगा कोई। तो वो बड़े कूल होंगे, ओह मैम आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो अपोलॉजेटिक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से गलती हो गई एंड आई हैव क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड यू अनदर लिंक मैम, 20,000 रुपीज़ का लिंक भेज देता हूँ, 10,000 विच आई हैव टेकन फ्रॉम यू, 10,000 विच आई एम सपोज टू गिव यू, सो हियर इट इज 20,000 रुपीज़ लिंक, प्लीज़ क्लिक एंड 20,000 ले लीजिए प्लीज़, आई एम सो सॉरी एंड 20,000 जहाँ उसने 4 बार बोला, 20,000 क्लिक किए, 20,000 चले गए। तो 20 + 10 30 हो गए। अब शी कॉल्ड बैक अगेन, यार क्या कर रहे हो, आई लॉस्ट 30,000, यू वर सपोज टू गिव मी 10,000। फिर से कूल है, ओ मैम व्हाट, ओ आई क्रिएटेड रॉन्ग लिंक अगेन। पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आएगी, ओ मैम माय किड वाज नॉट वेल एंड शी वाज क्राइंग एंड आई अगेन गॉट डिस्टर्ब्ड, क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, आई एम सो सॉरी, आई एम सो अपोलॉजेटिक, मैं कल कैसे आपको अपना फेस दिखाऊंगा, आई एम हाईली एम्बैरेस्ड एंड मैं काम करता हूँ, मैं आपको फुल पेमेंट कर देता हूँ। आपका 20,000 का सोफा है, 30,000 विच आई हैव टेकन फ्रॉम यू, 50,000 मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं 50,000 रुपीज़ का लिंक, मैं 50,000 आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा, हियर इट इज 50,000 मैम, 50,000 क्लिक कर लीजिए, 50,000 बूम, 50,000। आदमी के लाख 1.5 लाख निकल जाते हैं, तब उसको रियलाइज होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ 20,000 के सोफे के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ हुई, क्या मिस्टेक हुई सामने वाले से? तो एक तो भरोसा हो गया कि इंटेंशन बहुत सही है, और दूसरा देयर इज बिट ऑफ अ रश। ये सारी चीज़ें संभव होती, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। एक बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल है, यदि वो जो आपको इग्नोर कराया गया है, यदि वो आज समझ गए और हमारी ऑडियंस सीख गई, तो उनके संग दुनिया में 50% साइबर क्राइम नहीं होंगे। मैं गेस मारूं? हाँ प्लीज प्लीज। कि देखो जब पैसा आना है तो वो आएगा। जाने के लिए ही लिंक पे जाया जाएगा, अगर मैं इसको मैं ठीक समझ रहा हूँ तो। नो एब्सोल्युटली नहीं। ओके, कि लक्ष्मी अपने आप आती है, लक्ष्मी अपने आप आती है। खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। आपके अकाउंट में सैलरी अपने आप आती है, आपसे पूछ के नहीं फोन किया करता कोई कि साहब डालें नहीं डालें, इतना क्लिक कीजिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। करेक्ट। मैं आपके अकाउंट में 100,000 रुपीज डाल सकता हूँ बिना आपसे पूछे। यूपीआई अलाउ करता है, मुझे आपका नंबर पता है, मैं डाल दूंगा। करेक्ट, आपसे पूछने की जरूरत नहीं। पर लोग अक्सर पैसा आने के लिए कुछ एक्शन ले रहे होते हैं कि साहब आपको पैसा आ रहा है, आप ये कर लीजिए, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ कोड बता दीजिए, ओटीपी बता दिया, लिंक क्लिक कर दिया। Why are you doing something when money is coming to your account? अब उसको डालो भाई, फोन दूर रख दो, यहाँ रख दो फोन। अच्छा पैसा डालना, हाँ डाल दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। यदि आप सिर्फ इतनी सी बात समझ गए कि पैसा आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है और पैसा भेजने के लिए ही कुछ एक्शन लेना पड़ता है, तो आपके संग 50% साइबर क्राइम नहीं होगा। तो मेरा रेड एफएम पे शो आता है, मैंने आरजे रौनक को बिठाया, ऐसे ही मैंने उसको लिंक भेजा, उसने क्लिक किया, उसके 200 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। हमने वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वीडियो मैंने सबको भेज दिया। मैंने कहा देखिए मैसेज के संग कि यदि कोई लिंक क्लिक करेगा तो उसके पैसे जाएंगे, पैसे आने के लिए कुछ नहीं करना, मेरे अकाउंट में आ गए देखिए। तो कोई आपको बोले कि पैसे भेज रहा हूँ, कि आपके फादर ने बोला है रेंट ट्रांसफर करना है, तो आप लिंक क्लिक कीजिए, रेंट आ जाएगा। हाँ बताओ, करते हैं लोग, पैसा आ रहा है, पैसा अपने आप आता है। तो वीडियो बना के मैंने वायरल कर दिया, हर जगह भेजा, जजेस को, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, जो मेरे नेटवर्क में लोग हैं। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया, एंड ही इज CEO ऑफ एन IT कंपनी। अमित जी 45,000 चले गए। कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार कमाल करते हो, तुम्हें मैंने वीडियो बना के भेजा था। अरे मैंने देखा, तुम्हारा पूरा वीडियो देखा मैंने कहा पैसे कैसे चले गए? बोले तुमने जैसे जैसे कहा था मैंने वही किया। मैंने कहा फिर पैसे कैसे गए? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। मैंने कहा फिर पैसे कैसे गए? बोले उसने QR कोड भेजा था। अब इतनी सी बात जो मैंने पहले एस्टैब्लिश की हुई है कि आपको कुछ नहीं करना था, वो तो अपनी मोडस ऑपरेंडी बदलेगा ना। आज लिंक भेज रहा है, कल QR कोड भेजेगा, परसों कॉल मर्ज कराएगा, फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएगा। सो बट द बेसिक्स शुड बी क्लियर कि आपको कुछ नहीं करना। करेक्ट, पैसा अपने आप ही आएगा। उसने सिर्फ लिंक से QR कोड अपग्रेड किया और एक नए 1 लाख लोग ट्रैप हो गए, फिर उसने करोड़ों कमा लिया। ऐसे माइंड मैनिपुलेट होता है। और वो इग्नोर हुआ क्यों? बीइंग ए CEO,
क्योंकि दो लोग जल्दी इग्नोर करते हैं चीज़ें, एक जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। होता क्या है कि वो कभी उसके इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं करता, वो उसके इंटेलेक्ट को एक्सप्लॉइट करता है, ईगो पे खेलता है। ईगो पे खेलता है कि जैसे मैं आपको बोलूँगा आपको पता है, तो आपको लगता है हाँ मुझे पता ही होना चाहिए। अब वो एक्टिंग ऐसी करेगा कि वो पूछेगा भी नहीं, उसको नहीं पता है, पर वो बेचारा पूछेगा नहीं, क्योंकि अब उसने आपने ऐसी चीज़ बोल दी उसके आगे कि अब उससे नीचे नहीं जा सकता। तो अब आप उस बंदे से फ़ोन पर नहीं पूछ सकते कौन सी कब क्या न्यूज़, क्योंकि उसने आपको इज्जत इतनी दे दी है। दिस इज द वे दे विल मैनिपुलेट यू। किस एज ग्रुप का कौन व्यक्ति है, उनकी भाषा, उनकी अर्जेंसी, उनकी लैंग्वेज वैसी चेंज होती है, एंड उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो इस वजह से चांसेस कि आप फंसेंगे, और अभी इसी वजह से IVR कॉल शुरू हो गए। अब आप देखिए कि आपको कॉल सीधे सीधे नहीं आ रहा है, हाँ। आपको एक प्री रिकॉर्डेड कॉल आ रहा है कि आपका एक कुरियर फलाने कंपनी में से आपने भेजा था, अब रिटर्न आ गया है और उसके लिए एक कॉल है, कृपया 9 प्रेस कीजिए टू टॉक टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो आप 9 प्रेस कर दोगे, पता नहीं कौन सा कुरियर है, किसने भेजा है। आपने 9 प्रेस किया और आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, उसके बाद तो करोड़ों निकलेंगे आपके। और चूंकि IVR कॉल है तो 99% लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, यार ये थोड़ी ना फ्रॉड हो सकता है। सही बात है। सो वेक्टर्स ऐसे हैं, और वो व्यक्ति जब आपको कॉल कर रहा है उसको कुछ ना कुछ डेटा आपके बारे में पता है। जो मैंने आपसे बोला था कि हर एक क्राइम के पहले एक क्राइम हो चुका होता है। आपके ब्राउजर में एक फीचर होता है ऑटोफिल फीचर। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, या मैं यूज करता हूँ, है ना, यूज करता तो आप उसमें अपना नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड सब ऑटोफिल को पता होता है। जब आप दोबारा कोई फॉर्म भरें तो वो सारी डिटेल पॉपअप आती है कि A है तो अमित दुबे आएगा, 9 है तो मोबाइल नंबर आएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए होंगे। इट गिव्स यू सम कन्वीनियंस, बिल्कुल। नॉट टू टाइप अगेन एवरीथिंग, बट विद अ रिस्क। रिस्क ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट में आपके ब्राउजर में सेव्ड है, इनक्रिप्टेड नहीं है। एक सिंगल क्लिक पर ये बाहर चली जाएगी सारी की सारी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं होता। यदि आपका ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो चांसेस हैं कि कोई ना कोई लिंक भेजकर आपकी डेटा चुरा लेगा, क्योंकि ब्राउजर्स को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ब्राउजर की सबसे ज़्यादा 0 days वल्नरेबिलिटीज आती हैं। 0 days वल्नरेबिलिटीज वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो अभी तक डेवलपर को पता ही नहीं है। अच्छा, so these are like dark spots. Dark They had spots. no clue, and somebody else has figured it out, and they can use it. दे आर यूजिंग their इट, दे आर advantage. एक्सप्लॉइटिंग इट। तो डार्क वेब में बिक रही होती हैं कि Okay. क्रोम की वल्नरेबिलिटी है, सफारी की वल्नरेबिलिटी है, सिंगल क्लिक पे मैं ये करा सकता हूँ। अब उसके थ्रू वो जो पुराने ब्राउजर्स चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि लेटेस्ट वर्जन में फिक्स भी हो गई हो, बट हर कोई अपडेटेड ब्राउजर नहीं यूज़ करता, नहीं यूज करता। और खासतौर पे जब ये आता है कि अपडेट करें, तो मेरी आदत है, मैं देखता हूँ कि अपडेट में क्या है, इग्नोर कर देता। तो मैं देखता हूँ फीचर क्या है, और वो तो सिक्योरिटी है, ठीक है यार। तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, खासतौर से ब्राउजर, क्योंकि आपकी हर चीज़ ब्राउजर के अराउंड है। आपकी 80% लाइव ब्राउजर के अराउंड है। बिल्कुल। तो ब्राउजर तो सेफ होना ही चाहिए आपका। ऐप तो चलो चांसेस हैं कि एक पर्टिकुलर ऐप अपडेटेड नहीं है, बच गए आप, या पर ब्राउजर तो आप डेली यूज़ करोगे ही। तो अमित जी, ये तो बात हुई हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम पे अटैक हो रहे हैं, बट वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्ट, एक दुनिया भर के स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे भी तो कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां इफेक्ट होती होंगी। देखिए निशान जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो